मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। चारी जी अनुशासन की बात कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से मैं इस फार्म पर एक प्रकार से आराम कर रहा हूँ और इसकी उपयोगिता का आनंद ले रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मानसिक रूप से, पर आशा है आध्यात्मिक रूप से मेरे लिए इसका अपना महत्व है। ये रिट्रीट या एकांतवास इसी के लिए होते हैं। मूल रूप से धरती से जुड़े होने के कारण खेती, फलते फूलते फार्म, गायों का दोहना, पशुओं को चारा खिलाना, बछड़ों को अपनी माँ के लिए आवाज़ लगाना इत्यादि देखने का मैं आदी हूँ और इन्हें देखकर मानो मैं पुरानी यादों में, बचपन की यादों में चला जाता हूँ। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि सहज मार्ग के आनंद भरे इस वर्षों में मुझ में एक भावना हमेशा बनी रही है। ख़ास तौर से उन 18-20 वर्षों में जब बाबूजी महाराज के जीवन काल में मैं उनके साथ था। जीवन में बहुत जल्दी ही मैंने अनुभव कर लिया था कि जीवन में किसी भी कार्य में जिम्मेदारी के लिहाज से सबसे अच्छी स्थिति प्रथम स्थान वाले की नहीं बल्कि उसके बाद वाले की होती है। क्योंकि जब आपका पद दूसरे नंबर पर होता है तो नंबर 1 आपको बचाता है, निर्देश देता है, मार्गदर्शन कराता है, सिखाता है और अचानक एक दिन आप पाते हैं कि अब आप नंबर 1 बन गए हैं और आप एक टहनी पर लटक रहे हैं और बहुत से लोग मुख्य पेड़ से उस टहनी को काट कर अलग करने की प्रतीक्षा में हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद भी अपने और पेड़ के बीच की टहनी को काटने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। क्योंकि सदा ही उस उच्च पद पर आप रुकावट पाते हैं, विरोध पाते हैं। दुश्मनी की हद की बात करें तो शायद अंतिम अपराध के रूप में आपको खत्म कर देने का प्रयास भी किया जा सकता है। तो ये आनंद भरे साल पुनः मेरे जीवन में आए, पर उससे पहले जबलपुर में मेरे स्कूल के ज़माने का वक्त उनसे भी ज़्यादा आनंद से भरा था। हरे भरे बगीचों वाले कोई 8 एकड़ यानी लगभग 3 हेक्टेयर के एक बड़े से अहाते में हमारा बड़ा सा बंगला था। सामने का बाग फलदार पेड़ों से भरा हुआ, फूलों की क्यारियाँ, पीछे का बाग सब्जियाँ उगाने के लिए सचमुच ये सब राजसी ठाट जैसा ही था। रात भर हजारों जुगनू पेड़ों पर चमकते रहते थे। हम अपनी चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर बाहर आंगन में ही सोया करते थे और हमारा मालिक कुछ जुगनुआओं को पकड़कर हमारी मच्छरदानी में डाल दिया करता था और बिस्तरों पर चमेली के फूलों से भरा लिफाफा भी। हम राजाओं की तरह सोते थे। अक्सर मुझे लगता है ये सब एक सपना है, न अच्छा न बुरा न दुस्वप्न, पर फिर भी एक सपना जिससे मैं जागूंगा और खुद को जबलपुर में पिताजी के घर में स्कूल जाने वाले लड़के के रूप में पाऊंगा। मैं मानता हूँ कि इसके पीछे बहुत हद तक कामना भरा विचार है कि हे भगवान, काश वे दिन फिर से लौट आते। क्योंकि मैं उन दिनों गुलाब तो नहीं परंतु हाँ चमेली के फूलों के बिस्तर पर अवश्य सोया करता था। आज शायद ये किसी और चीज़ से ज़्यादा कांटों भरा बिस्तर है और इसका कारण केवल मिशन है। बाहर रहने वाले लोग हमेशा अंदर रहने वालों से ईर्ष्या करते हैं। जैसे जिन लोगों ने कभी हवाई यात्रा नहीं की वे हवाई जहाज़ देखकर सोचते हैं वह कितनी शानदार यात्रा, वे ज़रूर मज़े कर रहे होंगे। पर मैं जानता हूँ चाहे मौसम अच्छा हो, जहाज़ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, फिर भी हवाई यात्रा कितनी दुखदाई हो सकती है। ये कष्टदायक होती है क्योंकि आप अपने वातावरण से अलग होते हैं। इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा शायद 2 घंटे और उसके बाद मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, उनमें ऐंठन होने लगती है। जबकि युवावस्था में मुझे बम्बई और दिल्ली के बीच कई दफ़ा सप्ताह में 5 बार भी
यात्रा करनी पड़ती थी। मेरा मतलब है ऐसा नहीं है कि मैं यात्रा का अभ्यस्त नहीं हूँ। शायद 8 वर्ष की आयु से ही मैं काफ़ी यात्राएं कर रहा हूँ। उन दिनों मैं भारत में ही घूमा करता था। कंपनी में नौकरी के बाद मैंने भारत के बाहर की भी यात्रा की और अपने मिशन में मैं दोनों काम कर रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक बात की पूरी तरह से कमी भारत में और सहज मार्ग में भी है, जिसे मैं कुछ हद तक भारत का प्रतिबिंब मानता हूँ, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा मिशन छोटा भारत है, बड़ा भारत मेरा संपूर्ण देश है और दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी। वही अनुशासनहीनता, नियमों के प्रति वही उपेक्षा। यदि आप सामाजिक जीवन में हैं तो अपना टैक्स नैतिक उत्तरदायित्व निभाने की वही अनिच्छा। मिशन में वे अपने भोजन के लिए पैसे नहीं देना चाहते, पानी के लिए पैसे नहीं देना चाहते, बिस्तर के लिए पैसे नहीं देना चाहते। और जब हमारे भंडारे होते हैं हम तथाकथित डेलीगेट डोनेशन लेते हैं, जो हुआ माना जाता है। बहुत पहले 1967 में जब मैं सचिव था, तब बाबूजी महाराज को इस डेलीगेट डोनेशन के लिए राजी कर लेने का मुझे सचमुच दुख है। वे सारा खर्च अपनी पेंशन से किया करते थे और उनकी पेंशन करीब 30 रुपये प्रति माह थी। मुझे 3 साल तक उन्हें इस बात के लिए मनाना पड़ा। मैंने उनसे कहा, बाबूजी आप लगातार ये खर्च वहन नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं नया था तो भंडारे में 40 लोग हुआ करते थे। अब 200 लोग हो जाते हैं, जल्दी ही 2000 हो जाएंगे। आपको कुछ तो लेना ही चाहिए। 3 साल के बाद कहीं वे इस बात के लिए राजी हुए और हमने शायद 3 दिन के लिए 18 रुपये डोनेशन लेना शुरू कर दिया। वह सस्ते का ज़माना था और हम उसी राशि से सारा प्रबंध कर लेते थे। उसके बाद एक दिन के 30 रुपये हुए, फिर 50 रुपये और बाद में 100 रुपये हो गए। मैं मानता हूँ कि यह राशि बढ़ रही है, परंतु उन दिनों जहाँ एक समय का भोजन आप 2 रुपये में खा सकते थे, आज उसी के लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं। तो अनुशासन की पूरी तरह कमी है। अनुशासन अर्थात सुविधा पाने वालों का पूरी तरह स्वार्थी होना और प्रबंधकों का कुछ भी करने में असमर्थ होना, चाहे वह देश हो या मिशन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस तरह देश में अमीर लोग टैक्स नहीं देना चाहते और वेतन भोगी जो इससे बच नहीं सकते बिना सोचे बेचारे टैक्स दे देते हैं, वैसे ही मिशन में भी मैंने पाया है कि अमीर अभ्यासी गरीब अभ्यासियों को भड़काते हैं। तुम डोनेशन क्यों देते हो? मिशन के पास बहुत पैसा है। चारी जी तुम्हें कभी उसका ब्यौरा नहीं देंगे, सिर्फ इसलिए तो वे पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। कोई संशोधन करता है, अरे ये पैसा तो केवल मिशन के लिए है। वह कहता है सच है, पर मिशन क्यों खर्च नहीं करता? मैं चाहता हूँ कि इसका रिकॉर्ड रहे कि 1983 में बाबूजी महाराज की महासमाधि के बाद से पहले के अनुपात में मिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बताना भी मुश्किल है। एक ऑडिटर ने मुझसे कहा कि यदि मिशन एक व्यावसायिक या सार्वजनिक कंपनी होता और 1983 में यदि इसने 10 रुपये का शेयर बेचा होता तो आज उस 10 रुपये के शेयर की कीमत 1 करोड़ रुपए होती। यह बात एक ऑडिटर ने कही है, किसी ऐरे गहरे ने नहीं। तो मिशन में अभ्यासियों की संख्या बढ़ी है। उस समय के 800 अभ्यासियों से बढ़कर 2000 अभ्यासी और आज अभ्यासी हज़ारों की तादाद में हो गए हैं। मेरे पहले बसंत उत्सव में बाबूजी को मिलाकर हम लोग कुल 42 थे। 1982 के बसंत उत्सव में जब बाबूजी महाराज आखिरी बार भौतिक रूप में उपस्थित थे, 2800 अभ्यासी शामिल हुए थे। मेरे पास ये सारे आंकड़े हैं क्योंकि स्वभाव से ही मैं जानने का इच्छुक रहा हूँ कि क्या हो रहा है, कितने लोग आए, कितनी बार भोजन परोसा गया।
सचिव के रूप में मैंने हर अवसर पर व्यक्तिगत रूप से इन सब का रिकॉर्ड रखा है। आजकल रविवार के दिन सत्संग के लिए मद्रास के आश्रम में औसतन 3000 लोगों से ज़्यादा आते हैं और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। फिर भी लोग कहते हैं ठीक है, बाबूजी चाहते थे कि लोगों को निःशुल्क खिलाया जाए। चारी जी वही तो कह रहे हैं जो उनके गुरुजी चाहते थे। इसी संदर्भ में मैं आपको बाबूजी की कही ये बात बताना चाहता हूँ जो वास्तव में मेरे लिए उनका आखिरी आदेश था। उन्होंने कहा, पार्थसारथी, इस मिशन में अनुशासन कायम करो। जरा भी अनुशासन नहीं है और इसका कारण मैं ही हूँ। मैं बाबूजी महाराज का कथन दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैं ही इसका कारण हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ के लिए हामी भर दी। हाँ सबकी हाँ में हाँ मिलाते गए। हम सबके दबाव में आकर मजबूर हो गए। हम सबकी मुरब्बत में आ गए, मुरब्बत में नहीं मोहब्बत में आ गए। मैं हिंदी और अंग्रेजी में उनका कथन दोहरा रहा हूँ। बाबूजी ने कहा, मैंने हर किसी को हाँ कर दी और मैं उनके प्रेम में नहीं, उनके दबाव में आकर मजबूरन राजी होता गया। हिंदी में मोहब्बत और मुरब्बत एक जैसे लगते हैं, परंतु उनमें बहुत फ़र्क है। एक का अर्थ है प्रेम और दूसरे का है मजबूरी। मैंने कहा, बाबूजी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और अनुशासन में बहुत कुछ सुधार हुआ है, परंतु यदि आप पूर्ण अनुशासन चाहते हैं तो मुझे डर है कि हर कोई मिशन छोड़ देगा। मैंने ये बात पहले भी कही है और ऐसी आशा है कि आज ये आखिरी बार कह रहा हूँ। उन्होंने कहा, पार्थसारथी, यदि हर कोई मिशन छोड़ दे तो भी मुझे परवाह नहीं है। जब तक तुम मिशन में हो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। परंतु हर दिन मुझे प्यार से, सद्भावना से इस बात के लिए दोष दिया जाता है कि यहाँ मिशन में कोई अनुशासन नहीं है। मुझे ये मालूम है और मुझे ये भी मालूम है कि इसका कारण मैं ही हूँ, क्योंकि श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष के पद के साथ संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कर्तव्य भी शामिल होता है, जो आर्थिक, व्यवहारिक या जिसका भी नाम ले लें, हर क्षेत्र में पूर्ण अनुशासन की मांग करता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।